आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज डीएलएड का हम 2018 का जो पेपर आया हुआ था उस पेपर को सॉल्व कराते हैं। ठीक, तो प्रथम सेमेस्टर में जो डीएलएड का 2018 का पेपर आया था वो पेपर सॉल्व कराते हैं। पूरा का पूरा पेपर आज एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो वो पेपर सॉल्व कराते हैं। जैसा कह रहा है, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो इसको मैं पीछे जो अब तक के लगभग 13-14 वीडियो डाले हैं उसमें मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन आज फिर ये 2018 के पहला ही प्रश्न मिल रहा है पेपर में, तो इसको देखते हैं। कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो देखिए, हम अगर आपको समझा पाए तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 के बीच की बात कर रहा है। तो बीच में तो ये और ये किनारे के हो गए, इसको छोड़ दो। ठीक, आगे देखिए, जो अभाज्य है तो क्या 81 अभाज्य है? तो आप कहेंगे नहीं, 9 से कट जाएगा। 82 अभाज्य नहीं, 2 से भी कट जाएगा। 83 अभाज्य है कि नहीं? तो ये देखिए, आप काट के देख लीजिए, किसी से नहीं कटेगा, अर्थात यह अभाज्य है। 84 भी अभाज्य नहीं है, 85 भी अभाज्य नहीं है, 86 भी अभाज्य नहीं है। 87 देखिए, 3 दूना 6, 3 9 27, ये भी कट जा रहा है तो नहीं है। 88 भी कट जाएगा और 89 भी क्या है? अभाज्य है। तो 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको मिलेंगी। सिर्फ कौन कौन से? ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका 83, 89। पूछे कि 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये है कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और पूछेगा कि कौन कौन सी हैं, पूछेगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 83 है और 89 है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन रहा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 अंश के कोण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न है। विकल्प में है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। तो देखिए, 90 अंश के कोण को आप न्यून कोण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, 90 से कम को न्यून कोण कहा जाता है। तो ये 90 अंश है तो इसको समकोण बोला जाएगा। 90 डिग्री को बोला जाता है समकोण, राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण बोला जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 है कि किसी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, देखो अभी कल या परसों वाले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया था। कह रहा है वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो देखिए, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखो, एक वृत्त है और किन्हीं, मतलब ये नहीं कह रहा है कि जो सेंटर से होकर जाए वो, किन्हीं 2। तो मान लिया हमने यहां पर खींच लिया तो ये 2 बिंदु को मिला रहा है, तो ये क्या बनेगी आप बताइए? तो आप श्योर है कहेंगे कि जीवा बनेगी। तो जीवा मतलब वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं भैया? जीवा कहते हैं। जीवा, जीवा किसका नाम है? जीवा, धोनी की बेटी का नाम जीवा है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रश्न में हम अगला चौथा प्रश्न लेते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में 5 से विभाज्य है। तो अब हम पहले संख्या तो देना चाहिए इसको, तो 4 विकल्प भी हैं। जैसे कह रहा है 25, 43 1 है, ब 5, 6, 7, 8 2 है, स 5, 5, 5 1 है और द
3775 है। देखिए, तो 5 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसका इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो। ये याद होगा ना, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर हम संख्या जो 4 संख्याएं दी गई हैं उनमें यही देखेंगे कि किस संख्या के इकाई का अंक जो है वह 0 है या फिर 5 है। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक 3 है, मतलब यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें इकाई अंक 8 है, मतलब यह भी विभाज्य नहीं होगी। इसमें इकाई अंक 1 है, मतलब यह भी विभाज्य नहीं होगी। अब इसमें इकाई अंक 5 है, अर्थात यह 5 से विभाज्य होगी। अगर मान लीजिए हम एक दूसरा उदाहरण दे 2 3 5 7 0, अब आपसे पूछे कि यह 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपको यह समझ आना चाहिए कि अगर लास्ट में इकाई का अंक जो है, लास्ट अंक जो है वो 5 है तब विभाज्य होगा 5 से, या फिर 0 है तब भी वह 5 से विभाज्य होगा, अर्थात यह भी 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि कोई संख्या 5 से तब विभाज्य है जब उसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। बस यही दो कंडीशंस हैं। इसको आप अगर इस लाइन को याद रखेंगे कि 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 है या फिर इकाई का अंक 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर भैया आप ये देखें इकाई का 5 है इसलिए 5 से विभाज्य है, इसमें 0 है इसलिए विभाज्य। इन सब में इकाई का अंक ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए ये 5 से विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 15% का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप होगा। तो देखिए 15% का भिन्न रूप मतलब हम अगर लिखें तो 15% बराबर 15/100 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 20 में 100, अर्थात कटने के बाद यह 3/20 यह एक क्या है, भिन्न है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन है। अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्यारे बच्चों, अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि राकेश ने 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया, और यदि पूर्णांक जो है वो 500 का रहा तो राकेश को कितने अंक मिले। तो बस एकदम सिंपल, राकेश को प्राप्त अंक बराबर राकेश को प्राप्त अंक बराबर 500 का 65%। अब 500 का 65% निकालना है तो 500 का मतलब गुणा 65 बटा 100 और 100 पंचे 500 और गुणा कराओगे तो 5 पचे 25 और 5 30 2 32, अर्थात 325 अंक राकेश को मिले। ठीक, समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि समीकरण 3x - 5 बराबर है x + 3 के को हल कीजिए। तो हमको इसको हल करके x का मान निकालना है। 3x - 5 बराबर है x + 3 के, तो x के पद को एक तरफ अर्थात सजातीय पदों को एक तरफ और कांस्टेंट जो अंक है उनको एक तरफ करते हैं। तो 3x समीकरण का नियम क्या कहता है, अगर प्लस है बराबर के इस तरफ ले जाना तो माइनस होगा, माइनस है इस तरफ ले जाना तो प्लस होगा, गुणे में है इधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग में है और इधर जाएगा तो गुणे में होगा। ठीक, तो 3x इसको इधर लाएंगे तो -x होगा, और 3 इसको इधर ले जाएंगे तो -5 यहाँ जाएगा तो +5 हो जाएगा। 3x में 1x घटाएंगे तो 2x होगा, बराबर 5 और 3 8 हो जाएगा। x बराबर 8/2, चूंकि 2 और x का गुणा है इधर जाएगा तो बटा में, तो 2 चौका 8, अर्थात x बराबर आपको 4 मिलेगा। ठीक, तो x बराबर 4 आप सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं आगे के प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 है, भुजा क्या दी गई है, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, तो भुजा का वर्ग, या फिर इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, भुजा गुणे भुजा भी लिख लेते हैं। ठीक, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, तो भुजा का मान 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे का प्रश्न है
प्रश्न संख्या 9 कह रहा है x प्लस 5 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। देखें आपको एक फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस फार्मूले से x प्लस 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस b की जगह 5 है तो 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 5, और आगे हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 5 गुना 10x, यही आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं गुणा करा के, तो x प्लस 5 का वर्ग, इसका मतलब है कि x प्लस 5 गुणा x प्लस 5 और फिर इस x का इसमें गुणा और इस 5 का इन दोनों में गुणा, तो x गुणा x प्लस 5 और प्लस 5 गुणा x प्लस 5, ऐसा कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5x और प्लस 25, और हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 5 10x प्लस 25, और इसका यही आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड जो आपको समझ आए उसको आप सॉल्व करिए। इसमें प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझा पाऊं, और आप अपने घर पे बैठकर पटरी और प्रकार लीजिए और ऐसे ऐसे बनाइएगा जैसे मैं बता रहा हूं। आई एम श्योर कि आप जरूर इसमें सफल हो पाएंगे बनाने में। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से अगर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन आप खींचिएगा। एक लाइन खींच लिए, ठीक, इतना तो कर सकते हैं ना, एक लाइन खींचिए। अब अपने प्रकार में आप पेंसिल को जब सेट कर लेंगे तो देखिए करना कुछ नहीं है, आप प्रकार को थोड़ा सा फैला लें। कितना फैला लें? थोड़ा सा प्रकार को फैलाएं। मान लीजिए जितना भी फैलाना उसको फिक्स रखिएगा बस कि कितना फैलाएं, फिर फैलाने के बाद वह कम ज्यादा ना होने पाए। मान लीजिए आपने जितना भी फैलाया तो प्रकार को यहाँ रखेंगे तो कहीं ना कहीं पेंसिल यहाँ कहीं पहुंच रही होगी आपकी, तो अब प्रकार को यहाँ रखिए और यहाँ पेंसिल की सहायता से आप ऐसे बनाइए। आई एम श्योर कि आप बना चुके होंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब आप प्रकार जो ये जितनी डिस्टेंस है इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसी को स्टे रखिए, वहां पर स्टे रखिए। फिर आप प्रकार को यहाँ उठाकर यहाँ पर रख लीजिए। ठीक, और जितना आपने ऐसे यहाँ पर ये चाप लगाया है सेम यहाँ रखने के बाद उतना ही जितनी डिस्टेंस का ये चाप हो उतनी डिस्टेंस का चाप यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। ठीक, तो अब आप इसको मिला दीजिए, यह आपका 60 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, आई एम श्योर कि हम बताने में आपको सफल रहे होंगे, आपको समझ आया होगा। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि संख्याओं 13, 39, 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो आप 13 लिखिए, कामा 39 लिखिए, कामा 273, इसको एक बार में काटिए। देखिए तो 13 से अगर काटोगे तो 13 × 13 13 39 और 13 दूना 26, एक बच गया 13 × 13। अब क्या ऐसा फिर से कोई संख्या से तीनों कट सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है ऐसा कि कट जाए। तो इसका मतलब है कि जब जिस संख्या से ये बराबर बराबर सब में कट जाए, मतलब जिस संख्या से एक बार में तीनों कट जाए वही मासा होगा। तो यहाँ पर अगर आप मासा निकालना चाहें तो यही होगा आपका 13। ठीक, एक बार में कट जाने से आपका ये मासा ये। ठीक, इसका एक तरीका ये है कि आप ये 13 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 13 होगा, फिर आप 39 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 × 13 होगा, और फिर आप 273 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 × 7 और गुणा 13 होगा। अब आप कहेंगे कि इसका मासा कितना है? ये जो तीनों में मैच कर रहा होगा वही मासा होगा। तो मासा बराबर 1, तो 1 मैच कर रहा है तो 1 × 13 बराबर 13 हो जाएगा। ये आंसर चाहे इसको लगाए चाहे इसको, जो आपको समझ आया वो लगाए। ठीक, अब ये आदि लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ये समाप्त थे। अब हम लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि एक साइकिल 1800 रुपए में बेची जा रही है और उसको 10% की हानि हो रही है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? मतलब वह साइकिल कितने में खरीदी गई रही होगी कि उसको 1800 में बेचने पर भी 10% की हानि हो रही है। ठीक, तो यह विक्रय मूल्य है, अर्थात यह सेलिंग प्राइस है 1800। ठीक, और जो उसको हानि हो रही मतलब लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है। इसका क्रय मूल्य मतलब इसका सीपी कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हैं। तो कितना निकालना है ये देखिए, बहुत ही सिंपल। पहले ध्यान से समझिए कि अगर यह जो 1800, देखो आप इसको परसेंट के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश करें, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाना हो तो आसानी से आप लगा सकते हैं, हम बता देंगे उसको भी। लेकिन ये चीज समझिए कि ये जो 1800 है इस इतने में बेचने पर उसको नुकसान कितने का हुआ? तो उसको 10% का नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि वह उसको 90% पर बेचा है।
अगर वह 100% पर बेचता तब उसको कहीं ना कहीं ये होता है हाँ जितने खरीदा उतने बेच दिया, तो कोई फायदा नहीं होता। अगर वह उसको 110% पर बेचेगा तो इसका मतलब उसको 10% का लाभ होगा। अगर वह उसी वस्तु को 120% पर बेचेगा, मतलब 100% तो हुआ उसका क्रय और विक्रय बराबर, अगर वह 20% लाभ लेना चाहेगा तो 120% पर बेचेगा, और अगर वह 30% लाभ लेना चाहेगा तो वह उसको 130% के लाभ पर बेचेगा। ठीक, और अगर उसको हानि हो रही है तो मतलब वो 90% पर उसको बेचा है। अगर वो 20% की हानि होती तो वह उसको 80% पर बेचा होता। कहने का मतलब यह है कि जो क्रय मूल्य होता है वह 100% माना हुआ, ठीक 100% है। अब देखिए कि अगर वह 1800 में बेचा है तो वह 90% पर बेचा है, तो एकदम 60 के फार्मूले लगाओगे तो यह जो 90% है यह बराबर है 1800 के। ठीक, 90% जो है वो बराबर है 1800 के। तो हमको अगर 100% निकालना है, मतलब उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 1800 गुणा 100 और बटा 90। तो हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1 से 0 कट 9 दूना 18 मतलब 20 आएगा, और फिर 100% जो है वो 2000 रुपये, मतलब इसका जो सीपी होगा वह 2000 रुपये होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको और क्लियर कर देना चाह रहे हैं। देखिए, जब कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसको आप 100 मान लीजिए कि हाँ यह 100% है। जैसे मैंने मान लिया यह कि यह पेन मैंने 10 रुपए का पेन ये मार्कर खरीदा है, तो अब इसका जो परसेंट है ये 100% है, 10 रुपए मतलब 100% है। अब अगर हम इसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हम अपनी हानि कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और अगर हम इसको 15 रुपए में बेच रहे हैं तो हम अपना इसको फायदे में बेच रहे हैं। तो अब जो 5 रुपए की हानि कर रहे हैं तो वो 5% हानि में जाएगा, मतलब 5 रुपए की हानि में जाएगा, परसेंट बदलेंगे तो कुछ और आएगा। अब अगर हम इस तरीके से समझाएं, ऐसा समझो कि मान लीजिए हमने इसको 100 रुपए में खरीदा हो, अगर मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा हो, अब अगर हम इसको 90 रुपए में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे होंगे कि भैया 10 रुपए का नुकसान हुआ है, और 10 रुपए को परसेंट मतलब 100 रुपए पे ही खरीदे हैं ना, तो 90 का बेच रहे हैं मतलब हमको 10% का लॉस हो गया। और इसी मार्कर को 100 रुपए में खरीद कर हम 110 रुपए में बेचे, इसका मतलब हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ आ रही नहीं? तो जो इसका जो क्रय मूल्य बना वो 100 रुपए 100% बन रहा है। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर यह 1800 में बेचा गया और बेचने पर इसको 90 मतलब 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब है कि यह 90% पर बेचा गया है, और 90% पर बेचा गया है तो 90% बराबर 1800 के, इसका मतलब 100% जो होगा वो 1800 से अधिक रहा होगा। तो अगर 100% निकालेंगे तो 1800 गुणे 100 बटा 90 कर दो, तो आपका ये 2000 रुपए खरीदा रहा होगा, तभी 1800 बेचा है, तो 10% का नुकसान हो गया इसका। ठीक, ये तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि अगर आप सीपी बराबर निकालोगे तो देखें सीपी बराबर तो क्या होगा कि एसपी, सीपी बराबर निकालेंगे तो एसपी गुणा 100 बटा 100 माइनस लॉस, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले पर जाएंगे तो सीपी बराबर 1800 और गुणा 100 बटा 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1800 गुणा 100 और बटा 90, और हल करेंगे तो आना वही है बराबर 2000। तो ये फार्मूला है और ये आपका डायरेक्ट, जो आपको समझ आया हो उसको आप 100 रुपए लीजिए। अगला प्रश्न है 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज बराबर P मतलब 500 प्रिंसिपल गुणा R मतलब 12% गुणा T टाइम मतलब 3 वर्ष और बटे 100, तो 100 पंचे 500 और SI बराबर 12 पंचे 60 और गुणा 3 तो 6 तरीक 18, 180 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक, तो नोट कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। हम लेते हैं आगे प्रश्न। देखिए प्रश्न ये है कि x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस y को सरल कीजिए। तो समझिए जरा कि अगर हम इसका अंदर गुणा करा दें तो xy माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आइए। अब अगर इतना समझ के देखिए यहाँ एक्स वाई माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो कट जाएगा। यहाँ एक्स जेड माइनस में है और यहाँ एक्स जेड प्लस में है तो कट जाएगा। यहाँ वाई जेड प्लस में है, यहाँ वाई जेड माइनस कट गया। अच्छा, जब सब कट गया तो क्या होगा? बराबर 0 के आंसर हो गया। ठीक, सब करना था, सब हो गया बस।
अगला सवाल देखें, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो जरा समझिए, हम इसको 2-3 तरीके से बता सकते हैं और आप लोग 2-3 तरीके समझ लेंगे तो आपको में भी एक तरीका ना समझ में आए तो दूसरा समझ में तो आएगा। देखिए, एक तो इधर कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे तीर के निशान लगाकर सवाल को हल करना। देखिए, जैसे यहाँ आप लिखिए छात्र और यहाँ लिखिए दिन। बहुत ही आसान सर ये तरीका होता है। जैसे 50 छात्रों के लिए भोजन है कितने दिन के? 40 दिनों के लिए। ठीक, मतलब छात्र कितने? 50 और भोजन चलेगा, अगर ये शुरू किया जाए खाना तो चलेगा 40 दिनों तक चल जाएगा, लेकिन शुरू नहीं हुआ, बस बात रखी गई है कि ऐसा है। फिर कह रहा है छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए। अब अगर 30 और आ जाएंगे तो 50 पहले से थे और 30 और आ गए तो कितने हो जाएंगे? तो कहोगे भैया 80 हो गए छात्र। ठीक, अब 80 छात्र हो गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो हम मान लेते हैं 80 दिन चलेगा। यहां पर लिख लीजिए माना x दिन चलेगा। ठीक, अब आप जरा सोचिए इसमें ज्यादा कौन सा है? तो ये ज्यादा है तो आप इसकी तरफ तीर लगा दीजिए। ना समझ गए? आगे कह रहा है, अब बताइए कि अगर 50 छात्र हैं तो 40 दिन तक वो खा सकते हैं, लेकिन अगर 80 छात्र हो गए तो क्या 40 दिन से ज्यादा खाएंगे कि कम खाएंगे? तो आप कहेंगे सर जब ये बढ़ गया तो ये होगा कि दिनों की संख्या कम हो जाएगी, मतलब ये 40 है तो अधिक की ओर तीर लगता है। यह बात याद रखिएगा, तीर हमेशा अधिक की ओर लगता है। अब देखिए शुरुआत कहां से करेंगे? जहां से तीर शुरू हुआ है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जैसे 50 अनुपात 80 समानुपात x अनुपात 40, इतना कर लीजिए। तीर यहां से शुरू हुआ तो 50 अनुपात 80 समानुपात x अनुपात 40। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कराइए, कभी गलत ही नहीं होगा। देखिए 50 गुणा 40 बराबर 80 गुणा x, तो 50 गुणा 40 और ये इधर आ जाएगा तो बटा 80 बराबर x। तो 40 दूना 80 और 2 25 में 100, तो इसका मतलब 25 दिन बराबर x। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ठीक, हम एक तरीका फिर भी आपको और बताएंगे इसका। ठीक, घबराए नहीं, मैं भी ये तरीका नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा तरीका देख लीजिए। जैसे कह रहा है 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन है। देखिए 50 छात्र के लिए भोजन है बराबर 40 दिन तक। एक ही नियम बनाते हैं, तो एक दिन अगर जैसे 50 छात्र खा रहे हैं तो 40 दिन खाएंगे, लेकिन अगर एक ही छात्र खाएगा तो कितने दिन तक खाएगा? तो एक छात्र के लिए भोजन है, तो भैया आप सोचिए जरा 50 छात्र हैं तो 40 दिन खा रहे हैं, तो एक छात्र होगा तो कितने दिन खाएंगे? तो गुणा करना पड़ेगा, ज्यादा दिन खाएगा, तो मतलब 40 गुणा 50 दिन तक खाएगा। वो अकेला रहेगा, आराम से खाएगा। ठीक, अब लेकिन ये बात सही नहीं लगी, उसमें छात्र आ गए और छात्र आए कितने? तो छात्र आए 30। अब अगर इसी भोजन को 50 30 80 छात्रों में बांटना है तो कितने दिन चलेगा? अब यह जब 80 है, मतलब जब संख्या छात्रों की ज्यादा हुई तो इसे हो रहा है कि दिन कम होंगे, मतलब भाग करना पड़ेगा। जब दिन अधिक तो गुणा, जब दिन भाग तो, जब दिन कम तो भाग। तो 40 गुणा 50 और फिर बटा 80, तो 40 दूना 80 और 2 से काटोगे तो 25, अर्थात यहाँ पर आप 25 दिन लिखिए। 25 दिन तक भोजन चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाने में सफल रहे हों या असफल रहे हों, जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, आगे भी 1-2 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी सॉल्व करा लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल जो है वो 117 वर्ग सेमी है और इसकी लंबाई जो दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी चौड़ाई क्या है? देखिए आयताकार हो और क्षेत्रफल तो क्या बनाओगे? लंबाई गुणे चौड़ाई बनाओगे। तो अब क्षेत्रफल की जगह 117 बराबर लंबाई की जगह 13 गुणे चौड़ाई बच रहा है, इसको ऐसे करिए 117 बटा 13 बराबर चौड़ाई हो जाएगा और 13 से इसको काटोगे तो 13 नौइयां 117 हो जाता है, अर्थात 9 बराबर चौड़ाई आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, इसकी 4 किमी प्रति घंटा में ज्ञात है। पहले 4 ज्ञात करें फिर उसको किमी प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है, रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है
और समय कितना लग रहा है उसको 9 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी है और वह किसी एक व्यक्ति को, किसी एक कुत्ते को, किसी एक खंभे को, किसी एक पेड़ को, किसी एक सिंबल को पार करती है, अर्थात जिसकी चौड़ाई लंबाई ट्रेन की तुलना में बहुत कम है, तो वहां पर जो दूरी होती है वह ट्रेन की लंबाई ही हो जाती है, और जो समय लगता है, बात समझ आई कि नहीं। लेकिन अगर वही ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, मतलब सुरंग, ट्रेन या पुल में लंबाई हो जाती है, तो वहां पर जो दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई प्लस उस सुरंग की लंबाई, या फिर ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़कर टोटल दूरी लिखी जाती है। अब थोड़ा सा हम और समझाने का प्रयास करें। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पोल है और कोई ट्रेन यहां से यहां तक खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है, ठीक। अब यह एक खंभे को पार कर रही है, तो कितनी दूरी चलेगी तब यह खंभा पार कर लेगी? तो भैया यह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी तभी इस खंभे को पार कर पाएगी। मतलब अगर ये चलना शुरू किए, यहां खंभा है, अब देखिए ये चलना शुरू की, एक समय ऐसा आएगा कि यह ट्रेन यहां पहुंच गई होगी, ठीक। तो अब कितनी दूरी चली तो इस खंभे को पार की? तो आप कहेंगे भैया ये जितना लंबाई की ट्रेन थी उतनी दूरी चली तब ये खंभे को पार कर पाई। तो इस कंडीशन में जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और समय हो गया। तो यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 270 बटा 9, 9 त्रिक 27, मतलब यह 30 मीटर प्रति सेकंड है। अगर इसको किमी प्रति घंटा में बनाना है तो 30 गुणे 18/5, तो 5 × 30 और 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक। ये तरीका है। हम इसको एक चीज और समझा देना चाह रहे हैं। जैसे अब देखिए, इस तरह समझिए कि मान लीजिए एक यहां पहले से कोई सुरंग था, कोई पुल था, ये ऐसे पहले से बना हुआ था, ठीक। अब ट्रेन यहां पर खड़ी है, समझिएगा जरा। अब यह ट्रेन इस पुल को पार करेगी, मान लीजिए ये पुल है, तो देखिए कितनी दूरी चलेगी। तो यह पहले से चलती हुई आएगी, यहाँ कहाँ ये चलेगी, जितना अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, मतलब यहां से ये चलेगी इतना, तब जाके ये पार हो पाएगी। बस में नहीं, अब इतना कैसे चलेगी? तो ये चलकर, देखिए ये चलकर पहुंची ट्रेन यहां, तो कितनी दूरी चली तब ये पार, देखो यहां से यहां तक चलना शुरू की, यहां से पार करना शुरू की, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी चली है, तब जाके इस पुल को पार कर पाए। तो यहां जो दूरी हो रही है ये पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, चाहे इस तरफ से पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, बस समझ आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग को पार करती है तो वहां पर ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु को जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई को मिलाकर टोटल दूरी लिखी जाएगी। और अगर वही ट्रेन किसी एक खंबे को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक सिंबल को, एक पोल को पार करती है तो वहां दूरी बहुत नहीं होती, ट्रेन की अपेक्षा बहुत ज्यादा लंबाई उसकी नहीं होती है, इसलिए वो ट्रेन की लंबाई जो होती है वही दूरी मान ली जाती है, ठीक। तो हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये 2018 का जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर था हमने सॉल्व कराया, आप इसको सॉल्व करिएगा, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। हम अगले वीडियो में 2019 का पूरा पेपर सेट लेकर आएंगे, ठीक। धन्यवाद।